नमस्कार, एवन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में कि हमने गुलाम वंश के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ठीक है? तो गुलाम वंश में हमने जो चर्चा की थी वो किसकी की थी? वो की थी हमने गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक की। और इसके बारे में हमने कुछ बेसिक डिटेल जानी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, लेकिन बीच में इनकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनका जो शेष भाग है वो इल्तुतमिश ने करवाया। जब चौगान खेलते हुए ऐबक की मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद जो शासक बनते हैं 1210 से 1236 तक, वो बनते हैं हमारे कौन? इल्तुतमिश। अब ये इल्तुतमिश कौन है? इल्तुतमिश की अगर हम बात करें, तो इल्तुतमिश जो है वो है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद हैं और ये इनके उत्तराधिकारी हैं। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने मरने से पहले ये घोषणा कर दी थी कि मेरे बाद जो है वो मेरा दामाद है, वो मेरे वंश का या फिर मेरी डायनेस्टी का अगला रूलर बनेगा। तो अगर हम बात करें, तो क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो केवल महज़ 4 साल ही राज किया था, लेकिन इस अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें, तो इन्होंने 1210 से लेकर 1236 तक राज किया, यानी लगभग-लगभग 26 इयर्स इन्होंने रूल किया था। इसलिए इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण काम भी किए। अब इन्होंने बहुत सारे काम किए, इसलिए हम इसको तुर्क साम्राज्य का, याद रखिएगा किस साम्राज्य का? तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश कौन थे? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और उनके उत्तराधिकारी थे। ठीक है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और उनके उत्तराधिकारी थे। इनका टाइम पीरियड होता है 1210 से लेकर 1236 तक और इन्हें तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। अगर हम इनके प्रमुख आक्रमण की बात करें या प्रमुख उपलब्धियों की बात करें, तो इन्होंने क्या किया? 1223 में आक्रमण किया रणथंभौर पर और रणथंभौर को इन्होंने जीत लिया था। ये इनके प्रमुख आक्रमणों में से एक है। दूसरा है, इन्होंने 26 में यानी कि 3 साल बाद इन्होंने मालवा पर आक्रमण किया और मालवा पर आक्रमण करके वहां जो भिल्ला का दुर्ग है उसको भी जीत लिया, यानी मालवा पर भी इन्होंने अपना कब्जा कर लिया। अगर हम ऊपर की बात करें, तो इनका कब्जा ग्वालियर पर भी था, इनका कब्जा जालौर पर भी था। तो इनको याद रखने इल्तुतमिश की जो मेन कार्य है वो क्या है कि 1223 में रणथंभौर जीता था इन्होंने और फिर ग्वालियर को जीता, फिर जालौर को जीता और 1226 में आक्रमण करके इन्होंने भिल्ला के दुर्ग को भी जीत लिया था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो इन्होंने मंगबरनी को सहायता नहीं दी। अब भाई साहब, ये मंगबरनी कौन है? ये मंगबरनी है आपके ख्वारिज़्म शाह के बेटे हैं। ये कौन है? ख्वारिज़्म शाह के बेटे हैं और ये जो ख्वारिज़्म शाह है, ये जो चंगेज़ खां है उनका दुश्मन था। उनका क्या था? उनका दुश्मन था। तो ख्वारिज़्म शाह चंगेज़ खां का दुश्मन है और चंगेज़ का मंगोल है। इसके बेटे मंगबरनी को सहायता नहीं दी। किसने सहायता नहीं दी? इल्तुतमिश ने सहायता नहीं दी। किसको सहायता नहीं दी? ख्वारिज़्म शाह के बेटे मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इन्होंने मुगलों की दुश्मनी भी मोल नहीं दी। सोचिए, अगर वो इस मंगबरनी को सहायता देता, तो उस टाइम में यानी कि 1236 के आसपास, 1236 के पहले-पहले भारत में मंगोलों का आक्रमण हो जाता और हो सकता है शायद यहाँ पे भी फिर मंगोल शासकों का राज हो जाए। इसलिए ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो क्या है दिमाग लगाया और इन्होंने मंगबरनी को कोई भी सहायता नहीं दी। सॉफ्ट पॉलिटिक्स खेली इन्होंने। उसके बाद अगर हम बात करें, तो इल्तुतमिश ने जिस प्रकार से, याद रखिएगा, जिस प्रकार से जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इन्होंने अपना जो वास्तविक उत्तराधिकारी है वो किसको चुना था? इन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना था किसको? इल्तुतमिश को, ठीक है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो चुना था इल्तुतमिश को और इल्तुतमिश ने किसको चुन लिया? रज़िया सुल्ताना को चुन लिया। किसको चुन लिया? रज़िया सुल्ताना को चुन लिया। तो अब हम बात करेंगे रज़िया सुल्ताना की, ठीक है? वैसे क्या है कि रज़िया सुल्ताना एक महिला थी और ये भारत की पहली महिला शासिका भी थी। लेकिन रज़िया सुल्ताना को तो इल्तुतमिश ने चुना था, लेकिन जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है, इसको बनाया गया था। किसके बाद में? इल्तुतमिश के बाद में रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बनाया गया था शासक, लेकिन बाद में क्योंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद में इल्तुतमिश की जो बेटी है रज़िया सुल्ताना, वो शासन को अपने हाथ में ले लेती है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि एक तो क्या है, एक तो ये है कि भारत की पहली महिला शासिका थी, ये इनकी खासियत है। ये भारत की एकमात्र
पहली महिला शासिका थी और आज तक शासन में केवल एक बार ही हुई। अब क्या हुआ कि ये महिला है एक तो, और एक इन्होंने क्या किया, पुरुषों के जैसे इन्होंने कुब्बा पहनना शुरू कर दिया। कुब्बा यानी कोट पहनना शुरू कर दिया। जो सैनिक जाते हैं वो सैनिक कैसे कपड़े पहन के जाते हैं, वैसे कपड़े पहनना इन्होंने दरबार में शुरू कर दिया। साथ साथ में जो सेनाओं वाली जो टोपी है वो पहनना भी स्टार्ट कर दी। अब क्या हुआ कि एक तो महिला है और एक ये पुरुषों के जैसा व्यवहार कर रही है, तो ये बात जो तुर्क अमीर है उनको हजम नहीं हुई। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने रजिया का विरोध किया और कह दिया कि हम आपको शासक नहीं मानते। फिर भी रजिया डटी रही और रजिया ने क्या किया, इन तुर्की के अमीरों से निपटने के लिए इन्होंने कुछ चेंजेस किए। अपने जो शासन है उसमें कुछ जो रूल्स है उसमें कुछ चेंजेस किए, और एक ये था मलिक जमालुद्दीन याकूत। इसको इन्होंने अमीर अखूर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। यानी इसकी जो घोड़ों की फौज थी, उस घोड़ों की फौज में इन्होंने क्या किया, इसका वो बना दिया, जो मेन हेड है वो बना दिया था जमालुद्दीन याकूत को। ठीक है, और ये जमालुद्दीन याकूत कहाँ का था, ये जमालुद्दीन याकूत था हमारा अबिसीनिया का था। कहाँ का था, अबिसीनिया का था। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि रजिया ने तुर्क अमीरों से निपटने के लिए जो जमालुद्दीन याकूत है उसको अश्वशाला का प्रधान बना दिया था। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसका भी जो याकूत है ये इसकी भी मौत हो जाती है, क्योंकि जो इस रजिया के शासन काल में सरहिंद में एक विद्रोह हुआ था, और इस विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्ताना ने भेजा था याकूत को, और याकूत की मौत हो जाती है वहां पर। उसके बाद में क्या होता है, रजिया सुल्ताना शादी कर लेती है, और शादी किससे करती है, अल्तुनिया से शादी कर लेती है। किससे शादी कर लेती है, अल्तुनिया से शादी कर लेती है। लेकिन फिर जल्द ही 1240 में दोनों को मार दिया जाता है, और रजिया सुल्ताना का जो टाइम पीरियड है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये रजिया सुल्ताना थी। अब इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट रूलर तो नहीं आए, लेकिन क्या है कि थोड़े बहुत आए। जैसे मान लीजिए 42 तक राज किया किसने, बैराम शाह ने राज किया। फिर 46 तक मसूद शाह ने राज किया, और फिर 65 तक नासिरुद्दीन महमूद ने शासन किया था। लेकिन अगर हम बात करें ना, ये शासक भले ही हुए थे, लेकिन इनके पीछे की जो मेन ताकत थी वो थी तुर्क अमीर। कौन थे, तुर्क अमीर। और अगर हम इस बात करें नासिरुद्दीन, याद रखिएगा इल्तुतमिश के टाइम में इल्तुतमिश ने एक चहलगानी यानी 40 तुर्की दासों का एक दल दल बनाया था। ठीक है, ये बहुत ही खतरनाक सिपाही हुआ करते थे। इनका इल्तुतमिश ने दल बनाया था, क्योंकि इल्तुतमिश को ये पता था कि मंगोल कभी ना कभी भारत पर आक्रमण जरूर करेंगे। तो उनसे निपटने के लिए उन्होंने चहलगानी यानी 40 नामक तुर्की दासों का एक दल बनाया था। उस दल के अंदर एक जो मेन था हमारा वो था बलबन। कौन था, बलबन। और ये जो रजिया सुल्ताना के बाद में जो थे ना, तो ये इन सब के ऊपर लगभग लगभग किसका हाथ था, सबके पीछे बलबन का हाथ था। अब क्योंकि रजिया सुल्ताना को क्योंकि बलबन उनके जो 40 है जो चहलगानी तुर्की दास है उन्हीं का एक पार्ट था। अब ये डायरेक्ट रजिया सुल्ताना को मारकर शासन को हाथ में नहीं ले सकता था, इसलिए किसी न किसी तरीके से इन्होंने रजिया सुल्ताना को मरवाया, और फिर बैराम शाह को बनाया, फिर मसूद शाह को बनाया, फिर नासिरुद्दीन महमूद को बनाया, और लास्ट में आते आते 1500 जो 1265 है उसमें जो वास्तविक बन जाता है वो कौन बन जाता है, वो बन जाता है हमारा बलबन बन जाता है। तो रजिया सुल्ताना के बारे में ये कुछ डिटेल थी, अगर आप आई होप आप याद रखोगे। रजिया सुल्ताना के बारे में क्या थी, एक तो ये भारत इल्तुतमिश की बेटी थी, एक ये भारत की पहली महिला शासिका थी। इसने पर्दा त्याग दिया और पुरुषों के समान कुबा और टोपी पहनने लगी, और जिसके कारण तुर्की अमीरों ने रजिया का विरोध किया। उसके बाद रजिया ने जो अश्वशाला का प्रधान है वो किसको बनाया, जमालुद्दीन याकूत को बनाया था। किसको बनाया था, जमालुद्दीन याकूत को। और फिर रजिया ने अल्तुनिया से शादी कर ली, लेकिन 1240 में इन दोनों की क्या हो गई, मौत हो गई। इन दोनों की क्या हो गई, मौत हो गई। ठीक है, अब अगर हम चर्चा करें किसके ऊपर, बलबन के ऊपर। क्योंकि क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद के पीछे जो वास्तविक हाथ था वो किसका था, गयासुद्दीन बलबन का था। किसका था, गयासुद्दीन बलबन का था। तो अब हम बलबन की चर्चा करते हैं। इन्होंने भी राज किया है 1265 से लेकर 1296 तक। अब याद रखिएगा कि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम था मोहम्मद गोरी का, ठीक है, या फिर महमूद गोरी का। उसके बाद में
उसी का दामाद था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, और रजिया जो इल्तुतमिश है, इसी का एक गुलाम था, उसी का एक दास था, कौन था? बलबन। तो इसीलिए इसका नाम गुलाम वंश पड़ा है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? गुलाम वंश पड़ा है। तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि बलबन का जो टाइम पीरियड है उसने क्या क्या किया था। पहली बात तो इस बलबन के दो नाम है, एक तो गयासुद्दीन बलबन भी कई से बोलते हैं इतिहासकार, और एक इसका जो नाम है वो नाम है उलूग खां। कौन सा? उलूग खां। ये याद रखिएगा, एक उलूग खां आगे नाम और आएगा, ठीक है, एक उलूग खां आएगा, एक गुलरू खां आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि बताइए कि बलबन का जो नाम है वो वास्तविक नाम क्या था। तो बलबन के ऊपर चर्चा करते हैं। तो बलबन के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो ये इल्तुतमिश के चेहलगानी में से था, यानी कि जो 40 दास थे उनमें से एक था। और इसने क्या किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये बहुत ही माइंडेड आदमी था। इसको पता था कि कैसे जो अमीर होते हैं वो राजा की सत्ता को हथियाने के लिए प्लानिंग करते हैं। तो इसने क्या कर लिया? इसने सबसे पहले दरबार में सिजदा और पापोश की प्रथा शुरू की। सिजदा और पापोश क्या होता है? यानी कि जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा वो सम्राट के सामने झुककर, यानी सम्राट के यानी जो सुल्तान है उसके सामने झुककर सजदा करेगा और उसके पैरों को चूमेगा, ठीक है। और बलबन ने दिल्ली सल्तनत में कई प्रशासनिक ढांचे भी बनाए उन्होंने। अब अगर हम बात करें जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। किसकी? लौ और रक्त की नीति अपनाई थी। इसने कह दिया कि या तो हमारे साथ रहो या फिर मारे जाओ। ये क्या करता? पुरुषों को तो मार देता था, और जो महिलाएं और जो बच्चे होती थी उनको गुलाम बनाकर उनसे काम करवाया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो मंगोलों का सामना करने के लिए इन्होंने दीवाने आरिज भी बताया था, क्योंकि ये इल्तुतमिश के टाइम के थे ना, तो इल्तुतमिश ने भी यही किया था, ठीक है। उन्होंने ये चेलगानी दल बनाया, इसलिए अब ये चेलगानी में से बलबंत बन गया इनका शासक, और इसने दीवाने आरिज नाम का एक नया विभाग बनाया जो ओनली फॉर मंगोलों के सामना करने के लिए था। मंगोलों के बारे में जानकारी जुटाना, वो क्या कर रहे हैं, क्या वो आक्रमण करने की तैयारी में है या फिर अभी क्या कर रहे हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में दीवाने आरिज नाम का एक विभाग बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो बलबन का ये मानना था कि राजा जो होता है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। कौन है? पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। आप इसके माइंडसेट को देख रहे हैं, ये कह रहा है कि जो राजा होता है वो एक अलग व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है, यानी कि वो साधारण जनता से बिल्कुल अलग होता है। यानी कि ये बना बनाया ही शासक पैदा होता है, क्योंकि ये एक चेलगानी में से था और फिर इसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए शासन को प्राप्त किया। तो ये सोचता है कि हाँ, ये जो ईश्वर है ये हमें बनाकर भेजता है कि आप इस धरती पर जाओ और इन तुच्छ मनुष्यों का क्या कीजिए? इनके ऊपर राज कीजिए। तो ये इल्तुतमिश का ये बलबन का मानना था। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक चीज और है। अब ये याद रखिएगा आप कि ये जो शासक बन रहे हैं ना, ये हर कोई अमीर में से ही बन रहे हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, अब ये बलबन। तो अब बलबन की भी मौत हो जाती है। कब हो जाती है? 1286 में बलबन की मौत हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद में उसके अमीरों के बीच भी क्या होता है? संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। अब जिसमें जलालुद्दीन खिलजी की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। इस प्रकार से जैसे ही खिलजी की जीत हुई तो खिलजी ने खिलजी वंश की या खिलजी साम्राज्य की स्थापना की, और यहाँ से गुलाम वंश की क्या हो जाती है? खात्मा हो जाता है। अब आप कह सकते हो कि क्योंकि ये भी बलबन का ही एक गुलाम नहीं था, ठीक है, ये मंत्री था, इसलिए आप इसको गुलाम नहीं कह सकते, ये मंत्री था। तो खिलजी वंश की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है। और खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसका टाइम पीरियड था 1206 से लेकर 1296 तक। और ये याद रखिएगा ये लगभग 70 ईयर्स ओल्ड था, ठीक है, 70 वर्ष का था। तो इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं कल। आई होप यू आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो आज के लिए यहीं पे इसको ऑफ करते हैं। स्टे ट्यून और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साइनिंग ऑफ।